अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सी एस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट 3 से आप जो है वो क्या सीखेंगे। यूनिट 3 में हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को समझेंगे, उनकी एप्लीकेशंस को वैल्यूएट करना। अब जो है ना पैराडाइम, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि तरीक़ाए सोच, अप्रोच कह सकते हैं। कोड लिखने का अंदाज़, जैसे किचन में कोई सपोज करते हैं बिरयानी मेथड फॉलो करता है, कोई जो है वो वन पॉट मेथड को फॉलो करता है। तो प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल, उसके अलावा इवेंट ड्रिवन, या फिर लॉजिक जो है वो एसक्यूएल या प्रोलॉन्ग स्टाइल। ठीक है, आप सीखेंगे कि कब फंक्शनल जो है वो यूज़ करना बेहतर है, जैसे कि डेटा पाइपलाइंस, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह। कब ऊप जो है वो आपने यूज़ करनी है, जैसे कि जीयूआई एप्स में, लार्ज सिस्टम्स के लिए, और कब एसक्यूएल। ठीक है, तो गोल बेसिकली ये है कि सही प्रॉब्लम के लिए सही अप्रोच को चूज़ करना। अगर आप सही अप्रोच चूज़ करेंगे तभी आप जो है वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। उसके अलावा आप इसमें कुछ एडवांस कंस्ट्रक्ट्स का यूज़ करना जो है वो भी देखेंगे, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, पाइथन लिस्ट से आगे टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज और इन पर ऑपरेशंस। ठीक है, सर्च, काउंट, सॉर्ट, मर्ज वगैरह। फाइल हैंडलिंग, ठीक है, टेक्स्ट या सीएसवी फाइल्स रीड राइट, लॉग सेव करना, एरर हैंडलिंग वगैरह, जैसे ट्राई, एक्सेप्ट। डेटाबेसेस, उसके अलावा उनको क्रिएट किया कैसे किया जाता है, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, एसक्यूएल बेसिस, पाइथन से डीबी कनेक्ट करना। ये सब रियल एप्स की फाउंडेशन है। ठीक है, डेटा को सेव, स्टोर करना, प्रोसेस करना और रिट्रीव करना। उसके अलावा आप जो है वो लिस्ट का यूज़ देखेंगे कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और टेस्टिंग और डिबगिंग टेक्निक्स को भी देखेंगे, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, ब्रेक पॉइंट्स, स्वॉचेस, डिबगिंग फ्लो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप में से जो है वो मोस्टली बच्चों का ये कहना था कि हमें बुक से ही पढ़ाया जाए, जो आप अलग से नोट्स बनाते हैं उसमें कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो बुक की जो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे का सारा आपको बुक की वो जो कोडिंग है वो भी बुक से करवाई जाएगी, लाइक उसके लिए ऑब्वियसली अलग से नोट्स बनाए जाएंगे, बट जो कुछ थेरेटिकल टॉपिक्स हैं उनको हम बुक से ही फिर प्रेफर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। ये वर्ड है पैराडाइम्स। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो वैसे देखने में तो अगर हम इसे पढ़ेंगे तो मोस्टली बच्चे ये पढ़ेंगे कि पैराडिगम, ऐसा नहीं है, बल्कि ये वर्ड है पैराडाइम्स। ओके, सो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है क्या। इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं आपको, तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स वो फ्रेमवर्क होते हैं जो बताते हैं कि कोड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रोग्राम फ्लो कैसे होगा, और डेटा को कैसे मैनेज करना है। जो लैंग्वेज होती है ना, पाइथन, जावा या एसक्यूएल, ये आपको रूल्स, टूल्स और फंक्शंस देती है, मगर अप्रोच ये डिसाइड करती है कि आपको प्रॉब्लम को किस नज़रिए से जो है ना लाइक ब्रेक करना है। ठीक है, और ये ज़रूरी क्यों है, आप जब सही पैराडाइम चूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एफिशिएंट हो जाती है, कोड जो है वो रीडेबल होता है, टेस्टेबल होता है, और उसको हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा टीम वर्क ईजी होता है क्योंकि सब सेम स्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप सोचें, सपोज कहते हैं कि आपको जो है ना 50 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, तो आप प्रोसीजरल टेक्निक अगर अपनाएं तो पहले जो है वो ये स्टेप करना है, फिर अगला स्टेप करना है, तो ये प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करना है तो स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, और इसमें आप प्रॉपर्टीज़ जैसे कि स्टूडेंट का नाम आ गया, मार्क्स आ गए, और मेथड्स वगैरह, यानी कि कैलकुलेट, ग्रेड वगैरह। अगर आप फंक्शनल को चूज़ करें तो लिस्ट ऑफ मार्क्स पर फंक्शनल अप्लाई कर लें, मैप से ग्रेड निकाल लें, फ़िल्टर से जो है ना आप फेल या पास को अलग कर लें, और रिड्यूस से एवरेज निकाल लें। हर अप्रोच से काम होगा, मगर बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करना होगा कि इन सब काम तो हर एक अप्रोच से हो ही जाएगा, बट आपने ये डिसाइड करना होता है कि सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है। इन्हें फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कोड फंक्शंस पर बेस्ड होता है, प्योर, रीयूजेबल और साइड इफ़ेक्ट फ्री होता है ये। ठीक है, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का जो कोर आइडिया है ना, यानी उसका जो कोर फोकस है वो ये होता है कि व्हाट टू कंप्यूट, ठीक है, एंड हाउ
स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैनुअली ये लाइक किस तरह से करना है ये सब कुछ। डेटा आता है, एक फंक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है नेक्स्ट फंक्शन और फिर उसका रिजल्ट, ठीक है। ये पाइपलाइन जैसा फ्लो होता है इसका। और ये जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ये कहाँ सूटेबल है, छोटे और जो मीडियम ऐप्स होती हैं ना डेटा प्रोसेसिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए, ठीक है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, उसके अलावा सीक्वेंस मैनिपुलेशंस जहाँ ऑपरेशंस को स्टेजेस में ब्रेक करना हो। ओके, इसका काम किस तरह का होता है, लाइक ये कैसे काम करता है। प्रॉब्लम्स को सेगमेंट में जो है वो आप ब्रेक कर दें। हर सेगमेंट के लिए जो है ना एक डेडिकेटेड फंक्शन बनाएं। प्योर फंक्शन यूज़ करें, सेम इनपुट सेम आउटपुट, कोई ग्लोबल चेंज या साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। और फंक्शंस को चेन पाइपलाइन में कंपोज करें, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ तो जैसे स्कूल के अटेंडेंस लॉग्स को क्लीन करने के लिए मंथली रिपोर्ट चाहिए, तो फंक्शंस होंगे जैसे कि लोड फाइल पाथ, ठीक है, उसके अलावा क्लीन रोज़, टू डेट्स, इस तरह के कुछ फंक्शंस होंगे। और आपने जो है ना इन सबको सीक्वेंस में कॉल करना है। प्लीज़ इस तरह से आपका एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग का फ्लो जो है वो रेडी हो जाता है। अब हम देखते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। प्रोज होते हैं फ़ायदे और कॉन्स होते हैं नुकसानात। सिंपलर कोड, फर्स्ट वन इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग में छोटे छोटे क्लियर फंक्शंस बनते हैं, हर फंक्शन एक काम करता है, ठीक है। जैसे कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे कोड छोटा और समझना आसान हो जाता है, ठीक है। देन दूसरा है लॉजिक, कोड इज़ ईजियर टू ट्रैक फॉर लॉजिक इन डीबग, यानी कि लॉजिक को ट्रैक करना डीबग करना आसान है। फंक्शंस जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट से फ्री होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर आउटपुट गलत है तो सिर्फ इनपुट को चेक करें। अगर सपोज कहते हैं कि कोई प्राइस जो है, कोई उस पर डिस्काउंट प्राइस रॉन्ग रिटर्न है, तो आपको पता है कि मसला इसी फंक्शन में होगा, तो आप कहीं और जो है ना स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि आप उसी को चेंज करेंगे। उसके अलावा फंक्शंस को टेस्ट करना और रन करना आसान होता है। यूनिट टेस्ट लिखना इजी होता है, सेम इनपुट देखकर एक्सपेक्टेड आउटपुट आप जो है वो देख सकते हैं। इन्वायरमेंट सेटअप हैवी नहीं होता है, ठीक है। और नेचुरली जो है ना ये सपोर्ट करता है पैरेलल और कंकरेंट प्रोग्रामिंग को। क्यों? क्योंकि स्टेट शेयर नहीं होती। इम्यूटेबिलिटी, यानी कि जब 1000 आइटम्स को आपने मैप या फिल्टर कर रहे हैं आप, तो उन्हें थ्रेड्स प्रोसेसेस पर स्प्लिट करना सेफ होता है, ठीक है। जैसे कि डेटा साइंस में पाइपलाइंस में ये जो है ना अगर हम देखें तो बहुत ही यूज़फुल है। फिर इसका जो फोकस होता है, लाइक वर्ड पर होता है फोकस, कॉन्साइज कोड, ठीक है। लिस्ट कंप्रीहेंशन से आप एक लाइन में क्लियर जो है वो इंटेंट लिख देते हैं। और उसके अलावा आप जो है ना सिंपल इसमें सीधा बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। नुकसानात क्या हैं? बिगनर्स के लिए ये आसान नहीं है, लाइक इसके लिए आपको जो है ना फुल ऑन प्रैक्टिस चाहिए। उसके अलावा हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, रिकर्जन, इम्यूटेबिलिटी। पहले पहले तो आपको कंफ्यूजिंग जो है लग सकता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें, छोटे लिस्ट से स्टार्ट करें, फिर रियल डेटा सेट्स पर जाएं, तो फिर आपके लिए जो है ये आसान है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओवरहेड, स्पेशली लार्ज डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, क्योंकि डेटा को जो है ना आप अक्सर जो है वो नई कॉपीज़ बनती हैं, स्पेशली प्योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बड़ी लिस्ट पर ये मेमोरी टाइम ओवरहेड क्रिएट कर सकता है। पाइथन में कुछ जगह ऑप्टिमाइजेशन होती है, फिर भी हैवी पाइपलाइन सोच समझ कर जो है वो आप लिखनी होती हैं आपने, ठीक है। उसके अलावा है complex algorithms may be harder to express, often requiring higher order functions. कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को एक्सप्रेस करना भी मुश्किल होता है, खासकर जब बहुत ज़्यादा स्टेटफुल लॉजिक या फिर ग्राफ एल्गोरिदम्स हों। फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल में ना हम उन्हें मॉडल करने को जो है वो हायर ऑर्डर या रिकर्जन पे रिलाई करना पड़ता है, ठीक है, जो सबको सूट नहीं करता। उसके अलावा डेटा शेयरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैरेललिज्म को इजी बनाती है, लेकिन रियल एप्लीकेशंस में आईओ लॉगिंग डीबी राइट्स जैसी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स डिमांड करती हैं। लाइक उनको आइसोलेट या सिंक्रोनाइज करना केयरफुल डिज़ाइन जो है वो उसके लिए वो केयरफुल डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, क्यूज बैचिंग ट्रांजेक्शनल बाउंड्रीज वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस क्रिटिकल सिनेरियोज में कभी कभी जो है ना ये लेस एफिशिएंट होता है, जब माइक्रो ऑप्टिमाइजेशन या लो लेवल कंट्रोल चाहिए, फॉर एग्जांपल सिस्टम प्रोग्रामिंग, तो उसमें इम्पेरेटिव ऊप या सी प्लस प्लस टाइप अप्रोचेस ज़्यादा
जो है वो परफॉर्मेंट होती हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग पाइथन में भी कभी कभी स्लो हो सकती है, ठीक है। वेक्टराइज, नमपाई या सी एक्सटेंशंस जो है ना बेहतर होती हैं। तो बेसिकली फंक्शनल जो थिंकिंग है उसको अगर हम देखें तो ये आसान है, लेकिन मतलब अगर शुरू में आपको टफ लग सकती है इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट आपको इसके लिए जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स को सेगमेंट्स में तोड़ते हैं, हर सेगमेंट को फंक्शन हैंडल करता है, ठीक है। आप सोचें कि ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है वो इनपुट आता है, इनपुट दिया जाता है, फिर फंक्शन ए, फंक्शन बी, फंक्शन सी, इस तरह से फंक्शंस की फॉर्म में जो है वो डेटा को आसानी से हम समझ सकते हैं। इसके फ़ायदे हमने ये देखे कि अगर कल फंक्शन बी में चेंज करना है, सपोज करते हैं आपने, तो आपको फंक्शन सी और फंक्शन ए में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, मैं उसको अगेन जो है वो आपको रिकैप कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। पैराडाइम यानी कि अप्रोच, सोच जो कोड स्ट्रक्चर और फ्लो देता है, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग उसका फोकस वर्ट होता है, नॉट हाउ, ओके। और इसमें जो टूल्स होते हैं, प्योर फंक्शंस, इम्यूटेबिलिटी, कंपोजिशन, ठीक है। और इसके फ़ायदे जो हैं, ये सिंपल है, टेस्टेबल है, डीबग फ्रेंडली है, ठीक है। लेकिन बिगनर्स के लिए जो है वो ये थोड़ी सी लार्ज डेटा पर ओवरहेड होता है, कुछ कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स एक्सप्रेस करना इसमें ट्रिकी होता है, ओके। सो बेसिकली अगर आप ये माइंडसेट बना लेते हैं कि प्रॉब्लम को फंक्शंस की पाइपलाइन में ब्रेक करना है, देन जो है वो लिस्ट, फाइल, डेटाबेस जैसी चीज़ें नेचुरली हैंडल होने लगती हैं। और इसके अलावा अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोर आइडिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जहां हम अपने प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में जो है ना ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में उसको बनाते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट है डेटा, ऑब्जेक्ट बेसिकली इक्वल्स टू डेटा, ओके, एट्रीब्यूट्स प्लस बिहेवियर यानी कि उसके मेथड्स। और क्लासेस, क्लास में क्लास उसका ब्लूप्रिंट होता है, जैसे नक्शा कह लें। मतलब आप रियलिटी को कोड में जो है वो मैप करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर हम जो है वो कार की बात करें तो कार के कलर, स्पीड, एट्रीब्यूट्स हैं, स्टार्ट, ब्रेक, एक्सेलरेट, उसके मेथड्स, ठीक है। आप लॉजिक को स्टेप्स के तौर पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे प्रॉब्लम को नेचुरली समझना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली इम्प्रेसिव स्टाइल में हम लिखते हैं पहले ये स्टेप फिर वो स्टेप। वो बेसिकली ये कहती है कि पहले आप ये सोचें, ठीक है, कि प्लेयर्स कौन है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स, उनके पास कौन सा डेटा है, ठीक है, वो क्या एक्शंस परफॉर्म करते हैं, फिर इंटरेक्शंस को डिफाइन करें, ठीक है। तो क्लासेस एंड इंस्टेंसेस यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें कि पहले आपने क्लास को डिफाइन करना होता है, बाद में इंस्टेंसेस ऑन द स्पॉट। पहले आप जो है वो सपोज करें क्लास स्टूडेंट बना दें, नेम, उसका रोल नंबर, मार्क्स, मेथड्स उसमें क्या होंगे। क्लास स्टूडेंट में हमने सपोज करते हैं कैलकुलेट करने ग्रेड, तो जब ज़रूरत होगी तो स्टूडेंट सपोज करते हैं को अली है, तो उस अली जैसे इंस्टेंस बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी एफिशिएंट होती है, इसमें डिज़ाइन क्लियर होता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मकसद है वो ये है कि कम्प्लेक्स और लार्ज जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको ऑर्गेनाइज करके जो है वो आसानी से उनका सलूशन डिज़ाइन करना, ठीक है। और फिर इसमें जो है ना सेफ्टी है, रिलायबिलिटी है, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस लिमिट है। ऊप इनकैप्सुलेशन को यूज़ करता है, डेटा को डायरेक्ट जो है ना आप नहीं छेड़ते। इसमें डायरेक्ट जो है वो उसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप मेथड्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट में बैलेंस प्राइवेट रहे और सिर्फ डिपॉजिट यानी कि विदड्रॉ के थ्रू चेंज हो। इससे डेटा करप्शन और बग्स कम होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आप कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऊप की जो है ना अगर हम बात करें तो इसके 4 जो है वो मेन पिलर्स होते हैं, ठीक है। इसका अगर हम पहले पिलर की बात करें तो वो होता है इनकैप्सुलेशन, यानी कि प्रोटेक्ट करना। डेटा प्लस मेथड्स एक जगह बंद होते हैं इसमें। डायरेक्ट एक्सेस लिमिटेड होती है, यानी कि मेंटेनेबिलिटी और सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। सेकंड इसमें होती है एब्स्ट्रक्शन, फजूल डिटेल को छुपाना, अननेसेसरी कह दें। यूज़र को सिर्फ क्या करना है ये दिखाया जाता है, अंदर कैसे होता है ये छुपा दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें होती है इनहेरिटेंस, यानी कि अगर हम लफ्ज़ी मीनिंग देखें तो वरासत, और अगर हम ऊप की जो है वो मीनिंग से अगर हम देखें तो रीयूज़। बेस क्लास की कॉमन चीज़ें जो है ना चाइल्ड क्लासेस रीयूज़ करती हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म,
पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि सेम मैसेज डिफरेंट रिस्पॉन्स की बात होती है। एक ही फंक्शन या मेथड जो है वो नाम, डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट बिहेवियर हो सकते हैं। अब हम ऊप के जो है ना प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं। प्रोज में हमारे पास प्रोज मीन्स फ़ायदे। बेसिकली जो ऊप है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करती है, ठीक है, उनको स्मॉल रीयूजेबल कंपोनेंट्स में डिवाइड करके बड़े प्रॉब्लम को छोटी क्लासेस में आप जो है वो ब्रेक कर दें। जैसे स्टूडेंट क्लास है, कोर्स, रिजल्ट, फ़ी, हर क्लास अपना काम करेगी। रीयूज़ इससे आप कर सकते हैं, रीयूजबिलिटी का फीचर आपको मिलता है। स्टूडेंट क्लास को एडमिशन, एग्जामिनेशन पोर्टल तीनों जगह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, ऑर्डर, ऑब्जेक्ट शिपिंग में पेमेंट, इनवॉइस, 3 मॉड्यूल्स में जो है वो रीयूजबिलिटी का फंक्शन फीचर जो है वो होता है। उसके अलावा हाइड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, यानी कि ये इनकेप्सुलेशन है, डेटा पर कंट्रोल एक्सेस होती है। इंटरनल नॉलेज चेंज करें, लॉजिक चेंज करें, और इसके अलावा जैसे पासवर्ड हैशिंग का एल्गोरिथम चेंज किया लेकिन यूज़र डॉट सेट पासवर्ड मेथड सेम रहा, ठीक है, तो कोड सब सेफ जगह पे होता है, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल सेफ है। उसके अलावा इस्टेब्लिशेस हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, यानी कि ये इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है। कॉमन बिहेवियर आप जो है वो एक दफ़ा लिखें और फिर चिल्ड्रन उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ऑफ सेम टाइप। ये पॉलीमॉर्फिज्म है। इंटरफेसेस का फ़ायदा, ठीक है। और अगर हम नुकसानात की बात करें, इसके कॉन्स को अगर हम देखें तो अच्छा एक और रह गया, रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स इफेक्टिवली। डोमेन मॉडलिंग जो है ना स्ट्रांग होती है, टीम को रिक्वायरमेंट समझना आसान होता है। यूएमएल या क्लास डायग्राम्स आप जो है वो दिखा सकते हैं आसानी से, ठीक है। और कॉन्स में आते हैं, मे रिजल्ट इन कम्प्लेक्स डिज़ाइंस इफ़ नॉट इम्प्लीमेंटली थॉटफुली। ओवर इंजीनियरिंग का खतरा, यानी कि 5 लाइन के काम के लिए आप जो है ना 10 क्लासेस बना दें, डीप इनहेरिटेंस चेन्स, और उसके अलावा सब कुछ जो है वो लाइक मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप जो है ना, इसके लिए एक रेमेडी है कि कीप इट सिंपल, पहले आप कंपोजिशन करें, बाद में ही इनहेरिटेंस करें, ठीक है। एट टाइम्स कोड इज़ हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड डीबग ड्यू टू इनकैप्सुलेशन बिहेवियर। छोटे छोटे मेथड्स क्लासेस में जो है ना लाइक उसको जब बांट दिया जाता है तो कॉल चेन लंबी हो सकती है, बग ट्रेस करने को जो है वो टाइम लगता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप क्लियर नेमिंग रखें, लॉगिंग, यूनिट टेस्ट, कोड नेविगेशन टूल्स होने चाहिए, ब्रेक पॉइंट्स और वॉचेस। उसके अलावा है रिजिड डिज़ाइन ड्यू टू इनहेरिटेंस में रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। बेस क्लास चेंज सब चिल्ड्रन पे फिर इम्पैक्ट होगा। कभी रॉन्ग पेरेंट चूज़ हो जाए तो पूरा हायरार्की जो है ना उसमें लाइक इशू आएगा। और फिर इसका सोल्यूशन ये है कि आप फेवर कंपोजिशन करें और इनहेरिटेंस, ठीक है। देन है पॉलीमॉर्फिज्म इंक्रीजेस कम्प्लेक्सिटी, हार्डर टू रीजन। डायनेमिक डिस्पैच, कौन सा जो है वो स्टार्ट चलेगा, रन टाइम पर डिसाइड होता है, ठीक है। न्यू लर्नर्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि इंटरफेसेस को क्लियरली डिफाइन किया जाए, टेस्ट लिखी जाएँ, आईडी टाइप्स जो है ना हिंट अप्लाई की जाए। उसके अलावा नॉट वेल सूटेड फॉर सर्टेन प्रॉब्लम्स, कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क, यानी कि हैवी न्यूमेरिक लूप्स, टाइट परफॉर्मेंस कोड्स, ऑब्जेक्ट ओवरहेड, और उसके अलावा डायनेमिक डिस्पैच स्लो जो है वो हो सकता है। बेहतर चॉइस इसके लिए ये है कि लाइक वेक्टराइज फंक्शनल स्टाइल या फिर C++ का यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल इमेज प्रोसेसिंग में पर पिक्सल लूप ऊप स्टाइल्स से हैवी होती है, नमपाई एरेज जो है ना उससे वो फास्टर होती है। ओके, सो बेसिकली इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल नज़रिए से पहले लाइक आप जो है वो नाउन्स को आइडेंटिफाई करें, यानी कि स्टूडेंट, कोर्स, फिर उनके वर्ब्स को लाइक इनरोल, असाइन, ग्रेड। इनकैप्सुलेशन जो है वो पहले करें, फिर कंपोजिशन करें, और ज़रूरत हो तो इनहेरिटेंस करें। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ कर दें जो आपके लिए सारा कंफ्यूजिंग हो। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें इंटरफेसेस की, तो पाइथन में एबीसी मॉड्यूल से कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफ़ाइन करें। यूनिट टेस्ट हर क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर, गेटर्स, सेटर्स, क्रिटिकल मेथड्स होने चाहिए। डायग्राम्स बनाएं, क्लास डायग्राम, एट्रीब्यूट्स, मेथड, सीक्वेंस डायग्राम, ऑब्जेक्ट्स कब कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हमने यूनिट नंबर 3 के 2 टॉपिक्स को देखा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और इसके अलावा पेपर के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले लेक्चर्स में हम इनको मज़ीद डिटेल में देखेंगे
और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।